सुरिंदर प्रकाश की किताब बाज़गोई से एक अफसाना आपकी समाअतों और बसीरतों की नज़र। चलिए, अफसाना हमें बुलाता है। सुरंग, मुसन्निफ सुरिंदर प्रकाश, किताब बाज़गोई। गहरी तारीकी और मुकम्मल खामोशी थी। सारे एहसासात नींद में डूबे हुए थे। कहीं कुछ नहीं रहा था। ये कैफियत कब से थी याद नहीं आ रहा था। इससे पहले क्या था इसका भी इल्म न था। फिर जैसे किसी हयूले की तरह ज़मीन पर उतरने का एहसास हुआ और लगा कि पीठ ज़मीन से लगती जा रही है। दूर कहीं शायद किसी रक्स की तैयारियां हो रही थीं। रक्कासा ने घुंघरू पाँव से बांधकर ज़मीन पर एक दो बार ज़रब लगाई थी। उसी के साथ झनकार सुनाई दी, लेकिन बहुत मध्यम, जैसे मीलों दूर से आई हो, जैसे सदियों पहले का वाक़या हो। फिर लगा कि वो आवाज़ जैसे मेरे पहलू से उभरी है। अचानक फासला ख़त्म हो गया और वाक़या उसी लम्हे का है जिसमें मैं जी रहा हूँ। वक्त थम गया है। मैं जी रहा हूँ, जैसे इस यकीन ने मेरे खून के साथ सारे जिस्म में सफ़र करना शुरू कर दिया हो और मेरी छाती में शदीद ईंठन महसूस हुई। एक टीस सी उठी, मेरे जिस्म में ज़रा सी हरकत हुई। घुंघरू फिर बज उठे, दूर नहीं मेरे पहलू में, और मैंने अपने हाथ से उस छनकार को पकड़ना चाहा। मेरी उंगलियां सर्द लोहे के हलकों से छू गईं। मैं चौंका और आंखें खोल दी। अंधेरा बदस्तूर मौजूद था। मेरी उंगलियां एक लंबे सर्द आहिनी सिलसिले पर कभी आगे और कभी पीछे फिसल रही थीं। तो क्या ये घुंघरू नहीं? नहीं, ये एक आहिनी जंजीर थी जो मेरे सीने के गिर्द लिपटी हुई थी, इतनी सख्ती से कि हिलना जुलना भी मुश्किल था। और मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था और ज़मीन के रगो रेशे में सीलन फैली हुई थी। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस एहसास, जिस्म में शदीद दर्द का, जंजीरों में जकड़े हुए जिस्म का, और जिस्म के नीचे सीलन भरी ज़मीन का। इससे पहले क्या था? मैंने सोचना शुरू किया। ये कैफियत अबदी नहीं हो सकती। इससे पहले ज़रूर कुछ होगा। लेकिन जहन में दर्द का एहसास इतना शदीद था कि कोई दूसरी बात सूझती न थी। मैं जिस हाल में था, कुछ मुद्दत तक उसी हाल में पड़ा रहना मुनासिब समझा। लेकिन अजीब बात थी, बेहिसी में सदियां बीत गई थी, मगर एहसास की बेदारी के बाद एक लम्हा भी इस कैफियत में नहीं गुजारा जा रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, मुकम्मल कोशिश, और वो कोशिश नाकाम रही। फिर कोशिश की और फिर मैं उठने में कामयाब हो गया। मैंने बैठकर ये जानने की कोशिश की कि वो जंजीर कितनी लंबी है। मैंने उसे हाथों में लेकर अपनी तरफ खींचना शुरू किया। पहली बार मुझे मालूम हुआ कि मेरे हाथ भी बुरी तरह ज़ख्मी हैं। कोई सयाल बार बार जंजीर के हलकों और मेरे हाथों में चिपक जाता था। शायद वो खून था, लेकिन मैं जंजीर को अपनी तरफ खींचता रहा, हाथों के साथ चिपकने वाले खून और ज़ख्मी हाथों से उठने वाले दर्द की परवाह किए बगैर। और फिर जल्द ही ये सिलसिला ख़त्म हो गया। जंजीर तो और बाकी थी, लेकिन उसे खींचा नहीं जा सकता था। इसका दूसरा सिरा कहीं बंधा हुआ था। कहाँ बंधा था और किस चीज़ से बंधा था, ये जानने के लिए जंजीर के सहारे आगे बढ़ते हुए वहाँ पहुँचना था। और मेरी जिस्मानी हालत इस मुशक्क़त के लिए बिल्कुल इजाज़त न दे रही थी। लेकिन नहीं, एक जगह मुर्दा हालत में कैसे पड़ा रहा जा सकता है। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और जंजीर को पकड़ पकड़ कर आगे की तरफ खिसकना शुरू किया। मेरा सर अचानक किसी चीज़ से टकराया। मैंने एक हाथ ऊपर करके उस चीज़ को मालूम करने की कोशिश की। यहाँ से वहाँ तक खुरदरे पत्थरों का सिलसिला था, तो गोया वो छत थी। उस जगह जहाँ मैं मौजूद था बहुत ही नीची छत, कि ज़रा भी सर उठाया जाए तो सर उससे टकरा जाए। लिहाजा सर झुकाकर आगे बढ़ना होगा, और मैं फिर आगे बढ़ने लगा। जल्द ही मैं उस जगह पहुंच गया जहां जंजीर का आखिरी हल्का बंधा था। वो पत्थर की दीवार में ठोका हुआ एक बड़ा सा कील था, जिसमें
एक बड़ा सा लोहे का कड़ा था और उस कड़े के हल्के में जंजीर का आखिरी हल्का पड़ा हुआ था। जंजीर में और कड़े में लचक मौजूद थी, लेकिन निजात नामुमकिन। मैंने मायूसी के आलम में गाल फुलाकर अंदर की हवा बाहर निकाल दी और बेहरकत होकर बैठ गया और फिर सोचने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पहुँचा कैसे। लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा था और मैं ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त हालत में नहीं रह सकता था। मैंने गुस्से में आकर पूरी जोर से जंजीर को एक झटका दिया, लेकिन कोई नतीजा न बरामद हुआ सिवाय इसके कि जंजीर खनक उठी और फिर वो आवाज़ भी तारीकी में डूब गई। मैंने ढाल होकर बैठ गया और इस हालत से छुटकारा पाने की कोई तरकीब सोचने लगा। फिर गैर इरादी तौर पर मैंने अपनी जेबें टटोली। इनमें कोई ख़ास चीज़ न थी सिवाय सिगरेट के एक मुड़े तुड़े पैकेट और माचिस के। मेरे जहन में जैसे कूंदा सा लपक गया। मैंने टटोल कर एक दिया सलाई निकाली और उसे रोशन करने की कोशिश की। एक दो ज़रबों के बाद वो जल उठी और सारे में रोशनी फैल गई। मेरी आंखें इस रोशनी में लम्हा भर के लिए चुंधिया गईं और मैंने देखा मेरे दाएं एक लंबी सुरंग है और बाएं जहां सुरंग ख़त्म होती है वहां ज़मीन पर एक इंसानी ढांचा पड़ा हुआ है। उसके कपड़े बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन जिस्म पर से सारा गोश्त नुचा हुआ है। मैं लरस सा गया और दिया सलाई ख़त्म होकर बुझ गई। अंधेरे में भी उसके गले में बंधी हुई टाई मुझे याद आ गई। तो क्या वो मुझसे पहले? तो इसका मतलब है रिहाई आसान नहीं। मैंने बेध्यानी में सिगरेट पैकेट से निकाला और उसे होठों में दबाकर एक और दिया सलाई जलाई। सिगरेट सुलगाया और एक नज़र फिर उस ढांचे पर डाली। वो बदस्तूर पड़ा था। गले में बंधी टाई और गोश्त के बगैर हड्डियों का ढांचा। दिया सलाई बुझ गई और सिगरेट मेरे होठों में कांपने लगी। कश लगाने से सिगरेट का जुगनू चमक उठता और रोशनी का एक हाला सा बन जाता, जिसमें मैं अपनी बेबसी का बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल पैदा हुआ कि ये जंजीर ज़ोरदार झटकों से नहीं टूटेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर इसे हिलाते रहा जाए तो कील अपने सुराख में ढीली पड़ सकती है। लेकिन कब तक? अब ये सोचने से फ़ायदा जब और कोई चारा ही न रह गया हो। मैंने सिगरेट के आखिरी हिस्से तक उसका लुत्फ़ लिया और फिर जब मेरी उंगलियां कश की हिद्दत से जलने लगीं तो मैंने उसे फेंक दिया। एक गहरी सांस ली और जंजीर को दोनों हाथों से पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता हिलाने लगा। आवाज़ एक ख़ास रिदम से उभरती थी, जैसे कोई साज बज रहा हो और एक मखसूस ताल पर। यह सिलसिला कितनी देर तक जारी रहा मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने जब रुक कर एक बार हाथ आगे बढ़ाकर कील को पकड़ा तो वो वाकई कुछ ढीला पड़ चुका था। वो लम्हा इंतहाई इनबिसात का था। मैं पसीने से शराबूर हो चुका था। मेरे सारे जिस्म में एक फुरैरी सी दौड़ गई। अब मैंने कील को पकड़कर हिलाना शुरू किया। जुम्बिश पहले बहुत कम थी, फिर ज़रा बढ़ी और फिर ज़रा और फिर काफ़ी ज़्यादा थी और कील भी काफ़ी लंबी थी। लेकिन एक मौका अब आया जब कील पत्थर में से ढलक कर मेरे हाथ में आ गया। अब मैं आज़ाद था। मैंने वफूरे जोश से आगे की तरफ रेंगना शुरू किया। सुरंग की ऊंचाई भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और अब मैं बिल्कुल सीधा खड़ा होकर चल सकता था। मेरी छाती के गिर्द कसी हुई जंजीर मेरे पीछे घिसटती हुई चल रही थी। मेरे कदमों की आवाज़ और जंजीर घिसटने की आवाज़ आपस में बिल्कुल खलत मलत हो चुकी थी। ये सारा माहौल मुझे ज़िंदगी का ही एक हिस्सा मालूम होने लगा था कि अचानक मैं रुक गया। मेरे कदमों की आवाज़ और जंजीर के घिसटने की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन एक और आवाज़ सुनाई दी, एक बिल्कुल अजनबी आवाज़। मैं हमतन गोश होकर उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। यूँ लगा जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा है। तो क्या वो हड्डियों का ढांचा? नहीं, आवाज़ सामने से आ रही थी। मैंने जेब से दिया सलाई की डिबिया निकाली और एक दिया सलाई जलाई। सुरंग में रोशनी फैल गई। दूर सामने जहां जाकर रोशनी दम तोड़ रही थी, मुझे फर्श पर दो सुर्ख सी चिंगारियां दिखाई दी और फिर दिया सलाई बुझ गई। सब तरफ पहले की तरह अंधेरा छा गया।
जैसे ही मैं अंधेरे से ज़रा मायूस हुआ, मैंने देखा वो दोनों चिंगारियां आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ रेंग रही हैं और कदमों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। मैंने जल्दी से एक और दिया सलाई जलाई। अब मैंने देखा कि वो दो सुर्ख सुर्ख आंखें हैं, एक बिल्ली के कद के चूहे की, जिसके बाल सूअर की तरह उसके जिस्म पर खड़े हैं और वो मेरी तरफ इंतहाई पुरस्कार नज़रों से देख रहा है। फिर एकाएकी उसने अपने सफ़ेद दांत दिखाए। तो क्या उसको हड्डियों के ढांचे में उसी ने बदल दिया? एक बेबस जंजीरों में जकड़े हुए इंसान को हड्डियों के ढांचे में इसने बदल दिया था। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि उसने मुझ पर एक छलांग लगाई। दिया सलाई बुझकर गिर गई और अंधेरे में वो मेरे चेहरे से टकराकर मेरे कंधे पर गिरा और फिर उसने अपने नोकीले दांत मेरी गर्दन में पेवस्त कर दिए। मैं बेइरादा हाथ पांव मारने लगा और फिर मैंने अपनी उंगलियों में उसकी गर्दन महसूस की और मैंने पूरी ताकत से उसे अपनी गर्दन से खींच लिया और इतने जोर से अपनी उंगलियों से मसला कि उसके अंदर का मवाद बाहर निकलकर मेरे हाथ पर बहने लगा। मैंने उसे इंतहाई कराहियत से एक तरफ फेंक दिया। मेरी गर्दन में से गरम गरम खून निकलने लगा था और शायद दर्द का एहसास होने लगा था। मैंने एक और दिया सलाई जलाई और देखा कि वो फर्श पर मुर्दा पड़ा है। उसका सारा वजूद गोश्त के एक लोथड़े में बदल चुका है। मैंने फिर आगे बढ़ना शुरू किया। अब मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहां से सुरंग दो तरफ जाती थी, दाएं और बाएं। किधर जाना चाहिए? रिहाई का रास्ता कौन सा है? मैं एक लम्हा रुक कर सोचने लगा, लेकिन फैसला करना मुश्किल था। मैंने अंधेरे में दिया सलाई की डिबिया उछाली जो मेरे बाँव के करीब ही गिरी। मैंने टटोल कर उसे उठाया, बड़ी एहतियात से, वैसे ही सीधा, और फिर उसमें से दिया सलाई निकालने के लिए उसे खोला। ओह, ये आखिरी दिया सलाई थी। मैं इस ख्याल से ही कांप उठा कि अगर रास्ते का तयन ठीक न कर पाया तो फिर रोशनी कहीं से न मिलेगी। मैंने दिया सलाई रगड़ कर जलाई और ऊपर डबिया का सीधा हिस्सा था, यानी मुझे बाएं जाना था। मैं लड़खड़ाते कदमों और जंजीरों के वजन के साथ बाएं तरफ मुड़ गया और एक हाथ से दीवार का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सुरंग की छत नीचे होती जा रही थी, हत्ता कि मुझे यह एहसास हो गया कि अब सीधा चलना मुश्किल है। मैंने सर जरा सा झुका दिया और आगे बढ़ने लगा। अब मेरे पास दिया सलाई न थी कि रोशनी में रास्ता देख सकता, लेकिन फिर एक ऐसी मंजिल आ गई जहां से दो रास्ते निकलते थे, यानी एक और रास्ता बाईं तरफ जाता था। मैं सर झुकाए हुए तंग आ गया था। मेरी गर्दन ईंट सी गई थी। मैंने वो पहला रास्ता छोड़ दिया और एक बार फिर बाएं तरफ मुड़ गया। अब ये 100-200 कदम के बाद रास्ता फिर बाएं की तरफ निकलता था। मैं हर बार बाएं तरफ मुड़ता रहा और फिर थक कर बिल्कुल निढाल हो गया। मेरे जहन में यह एहसास पूरी शिद्दत से पैदा हुआ कि निजात का कोई रास्ता नहीं और मैं किसी भूल भुलैया में फंस गया हूँ। मेरी टांगों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। छाती के गिर्द बंधी हुई जंजीर के वजन से कमर खम हो गई। मैं कुछ देर लड़खड़ाता रहा और फिर ज़मीन पर गिर गया। मैं कितनी देर तक वहाँ पड़ा रहा मुझे याद नहीं। एक बार फिर मैं बेदार हुआ। मैंने टटोल टटोल कर अपने इर्द गिर्द को जानने की कोशिश की। ज़मीन सीली हुई थी, दीवारें पथरीली और खुरदरी थी और छत बहुत नीची थी। मैंने ज़मीन पर रेंगना शुरू किया। रेंगता रेंगता फिर एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से अब एक और रास्ता दाएं तरफ जाता था। मैं उस तरफ मुड़ गया। थोड़ा ही आगे क्या था कि नाक एक अजीब तरह के ताफुन से भर गई, जैसे ज़िबा खाने में कच्चे गोश्त की बू होती है। मैं ठिठका और वापस पलटा, फिर दीवार के सहारे चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब दाएं बाएं का एहसास ख़त्म हो गया था और मैं इस सुरंग से बाहर निकलने के सिलसिले में बिल्कुल मायूस हो गया था। मैंने फिर याद करने की कोशिश की, मैं यहाँ कैसे आया था, कौन लाया था मुझे यहाँ। मेरे जहन में एक चेहरा उभरा। मैंने बाहर से दरवाज़ा खोला था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वो सामने कुर्सी पर बैठा था। उसकी गोद में एक रिवॉल्वर था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया था, लेकिन अजीब बात है, मुस्कुराहट नज़र आ रही थी मगर चेहरा गायब था, या फिर मोटे फ्रेम के गॉगल्स थे जो उसके चेहरे को छुपाए हुए थे।
सर पर बड़ा सा हैट था। उसने आहिस्ता से रिवॉल्वर उठाया और उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, वो बोला और अपनी जगह से उठा। आओ मेरे साथ, उसने फिर कहा। लेकिन कहाँ और तुम कौन हो? मैंने सहम कर सवाल किया। सवाल नहीं, बस चलो। उसने रिवॉल्वर लहराया और फिर आगे चलने का इशारा करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दूसरा ही लम्हा उसका रिवॉल्वर बदस्तूर मेरी पसलियों में धंस गया था और हम दोनों गलियारे में आगे पीछे चल रहे थे। फिर हम दोनों लिफ्ट के लिए रुके और लिफ्ट आ गई। उसने मुझे अंदर धकेला और ख़ुद भी अंदर आ गया। रिवॉल्वर बदस्तूर मेरी पसलियों से लगा हुआ था। हम दोनों खामोश थे और लिफ्ट नीचे के बजाय ऊपर को जा रही थी। जब लिफ्ट अपनी मंजिल पर पहुंच गई तो हम उतरे। ये मेरे मकान की छत थी और वो इसी तरह से मुझको कवर किए हुए था। उसने मुझे चंद कदम चलने का इशारा किया और हम दोनों सीढ़ियों के करीब जा पहुंचे। उसने एक हाथ बढ़ाकर टेरेस का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे सीढ़ियां उतरने का इशारा किया। हम सीढ़ियां उतरने लगे। मैं आगे था, वो मेरे पीछे। न जाने कितनी सीढ़ियां थीं और हम कब तक उतरते रहे। खुदा खुदा करके हम नीचे पहुंचे और इमारत से बाहर निकले। रात का अंधेरा सब तरफ फैला हुआ था और इस अंधेरे में सामने एक मोटर कार खड़ी नजर आई। उसने रिवॉल्वर वाला हाथ हिलाकर मोटर की तरफ बढ़ने का इशारा किया। मैं इंतहाई खौफजदा हो चुका था और उसका यह हुक्म माने चला जा रहा था। उसने मेरे लिए मोटर का पिछला दरवाज़ा खोला। मैं सर झुकाकर अंदर दाखिल होने लगा कि मेरे सर पर एक भरपूर ज़रब लगी। शायद उसने रिवॉल्वर का कुंदा मारा था। मेरी आंखों के सामने तारे से नाचने लगे और फिर मैं बेसुध होकर अंधेरी वादी में डूब गया। तो इसका मतलब है वही मुझे यहाँ लाकर छोड़ गया था, जंजीर से जकड़ गया था और ख़ुद बाहर निकल गया था। अगर वो बाहर निकल गया था तो बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर होगा। इस ख्याल से मैं फिर जैसे ज़िंदा हो गया। मैं उठा, फिर चलना शुरू किया, किसी सिम का तयन किए बगैर। मुझे पीछे आहट सुनाई दी। मैं रुक गया। ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जैसी उस आदमखोर चूहे के कदमों की आवाज़ थी, लेकिन इस बार ये एक आवाज़ न थी, कई थीं। तो क्या वो यहाँ बहुत से हैं? आहटें हर पल करीब आ रही थीं। मैं घबरा कर तेज़ी से भागने लगा। आहट बदस्तूर मेरा पीछा कर रही थी। मैं भागता रहा और फिर अचानक हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया, ताज़ा हवा, और मैं खुशी से पागल हो उठा और तेज़ी से भागने लगा। सामने रोशनी दिखाई देने लगी और इस रोशनी में मैंने पलट कर देखा, हज़ारों की तादाद में आदमखोर चूहे अपनी सुर्ख आंखें मुझ पर जमाए मेरे पीछे भागे आ रहे थे और फिर एकदम मेरे करीब आकर मुझ पर टूट पड़े। मैं उनके साथ एक बेमाने और बेनतीजा जंग में शामिल हो गया। वो अपने नोकीले दांत जहां वहां मेरे जिस्म पर गाड़ रहे थे। मैंने फिर भागना शुरू किया। अब वहां सीढ़ियां बनी हुई थी जो ऊपर को जाती थी। उनके काटने की तकलीफ की परवाह किए बगैर वो सीढ़ियां चढ़ने लगा और फिर मैं उस सुरंग से बाहर था। जैसे ही मैंने सर बाहर निकाला, मैंने देखा वो अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए, सर पर हैट और आंखों पर गॉगल्स लगाए और होंठों पर मुस्कुराहट फैलाए बैठा मेरा मुंतज़िर था। मैं आगे बढ़कर उसके करीब जा खड़ा हुआ। मेरे जिस्म के साथ अब भी कई चूहे लिपटे हुए थे। वो मुझे देखकर हंसा और उसने रिवॉल्वर की नाल मेरी तरफ कर दी। अचानक न जाने मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैंने अपने दाएं पांव की ठोकर उसके जबड़े पर मारी और वो दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। यह हमला उसके लिए गैर मुतवक्का था। वो ढलान से लुढ़कने लगा। मैंने बेतहाशा गोलियां चलाना शुरू की और कई चूहे उछल उछल कर गिरने लगे। फिर मैंने अपने जिस्म से चिपके हुए चूहों को पकड़ पकड़ कर फेंकना शुरू किया और फिर बेतहाशा ढलान पर भागने लगा। बाहर जर्द चुभती हुई धूप फैली हुई थी। मेरे जिस्म से पसीना फुव्वारे की तरह फूटने लगा, लेकिन मैं खुश था। उस तकलीफ से ये तकलीफ अलग थी। मैं काफ़ी दूर निकल आया था और फिर मैंने पलटकर सुरंग के दहाने की तरफ देखा। आदमखोर चूहे अब भी वहाँ उछल कूद कर रहे थे। अचानक मैंने नीचे वादी में देखा। बहुत से आदमी हाथों में लाठियाँ लिए निस्फ दायरे की शक्ल में मेरी तरफ
बढ़ रहे थे और मुझे देखकर उनके सफ़ेद दांत धूप में चमकने लगे थे। उनका हल्का धीरे धीरे मेरे गिर्द तंग हुआ जा रहा था और उनके चेहरों पर खुशी के तासुरात ज़्यादा उभर कर ज़ाहिर हो रहे थे। हत्ता कि वो मेरे करीब आ गए और उन्होंने अपनी लाठियां सूंघ ली। मैं हैरान रह गया, तो क्या ये मेरा शिकार करना चाहते हैं? इस एहसास से मैं बुरी तरह खौफजदा हो गया और मैं पीछे की तरफ भागने लगा। वो भी मेरे पीछे भागने लगे और मैं दोबारा उसी सुरंग की तरफ बढ़ रहा था जिससे बमुश्किल रिहाई मिली थी, जहां आदमखोर चूहे मारे भूख के उछल कूद मचा रहे थे और मेरा जिस्म अभी तक जंजीरों से जकड़ा हुआ था।